देखिए मानक जी, शुरुआती दौर में तो अगर याद होगा जिस दिन पहली बार इस कार्यक्रम उनकी सदस्यता रद्द करी गई थी, उसके बाद मैं आपके साथ शो पे था। तब मुझे लगा था कि सेशंस कोर्ट स्टे ऑफ कन्विक्शन अवश्य कर देगा, क्योंकि अमूमन जब आपने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कर दिया है, एक ऑफेंस जो एक कंप्लेंट केस है, बेलेबल ऑफेंस रहता है, 2 साल तक की ज्यादा से ज्यादा वाली सजा को अधिकतम सजा पे आपको कन्विक्ट किया गया है, और केस में कुछ ज्यादा दम लग भी नहीं रहा था। लेकिन आज आश्चर्य ही रहा कि स्टे ऑफ कन्विक्शन नहीं हुआ है। मुझे काफी उम्मीद है कि जब हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा, जैसे कि आपने अभी शुरुआती तौर पे कहा कि कल ही वो याचिका लगा रहे हैं या आने वाले सोमवार को लगाएंगे, तो मुझे लगता है स्टे ऑफ कन्विक्शन हो जाना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शुरुआती वक्त से, जब नवजोत सिंह सिद्धू रोड रेज केस में गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कर रहे हैं 389 में, तो आप सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन भी कर सकते हैं। 2 साल तक की सजा है, कंप्लेन केस है, और केस में इतनी मुझे दम भी नहीं लग रहा, तो मुझे लगता है कि स्टे ऑफ कन्विक्शन हाई कोर्ट से हो जाना चाहिए। ओके, तो क्या राहुल की तरफ से जो दलीलें सेशंस कोर्ट में रखी गई, आपको लगता है उसमें कोई खामी रह गई? क्योंकि आप कह रहे हैं आपके हिसाब से केस में दम नहीं है, फिर क्या वजह है सेशंस कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए राहुल के वकील? नहीं मानक जी, बहुत ही अनुभवी वकील उनके पैनल पे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ शेष बचा होगा जो पिटिशन में या उनके आर्ग्यूमेंट में नहीं होगा। लेकिन ये हो जाता है, कोर्ट में हम लोग माइनर डिबैकल्स को फेस करते रहते हैं, बट उससे हमें आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन ही मिलता अच्छा, है। चलिए मैं दूसरी तरह से पूछता हूं। अगर आप राहुल गांधी के वकील होते विकास जी, तो आप क्या दलीलें रखते कोर्ट में जाकर? नहीं, मैं यही वाली दलीलें जो मैंने अभी शुरुआती दौर में आपको कहा, और अगर 2 4 5 दिन अगर नहीं भी हो रही तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जैसे आपने कहा कि वायनाड का पेच अटक गया है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिन बातों को उठा रहे हैं या जिस को लेकर के चले हैं और जिस बात पे उनको कन्विक्शन हुई है, मुझे नहीं लगता कि उनको ये वाली चीज है कि वायनाड में इलेक्शन वो लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, या इलेक्शन होगा नहीं होगा। शायद वो इतनी बड़े महत्वपूर्ण विषय उनके लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां पे डेफेमेशन की बात है कि जिसके खिलाफ बोला वो ही कंप्लेनेंट नहीं था, बहुत सारी बातें हैं मानक जी। और दूसरी बात की जहां 2 साल अधिकतम सजा थी, अमूमन डेफेमेशन केस में राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जो मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, उस तक की सजा मुकर्रर की जाती है। वो भी ना होकर के पूरे 2 साल आप जेनेरिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक स्पेसिफिक आदमी आकर के कंप्लेंट फाइल कर रहा है जिसके खिलाफ कहा भी नहीं गया है, और वो उसको एक जेनेरिक मान रहा है कि जी पूरी कम्युनिटी को आपने कहा है। जबकि राहुल गांधी ने, अगर आपने पिछली बारी वो वाला उनका एक्सर्प्ट प्ले भी करा था, जिसमें उन्होंने साफ 3 लोगों के नाम लिए थे, और वो तीनों में से एक भी कंप्लेनेंट ना होकर के, काफी मुझे लगा कि आई वॉज क्वाइट सरप्राइज बाय द वर्डिक्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। और वही चीज को सेशंस कोर्ट भी आकर के लेके गई है। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आने वाली ऐसी चीजें ज्यादा स्टैंड करती नहीं है। ओके, तो विकल्प अब राहुल गांधी के सामने सिर्फ हाई कोर्ट जाने का ही है ना? और हाई कोर्ट में ना कामयाबी मिले तो फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ओके। तो उसके बाद जनता की अदालत तो है ही मानक जी। ओके, और सबसे बड़ी दलील आपके हिसाब से राहुल गांधी के इस केस में क्या होनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट जब वो हाई कोर्ट जाएं, आपके हिसाब से क्या पहली दलील? अगर मैं ये कहूं कि पॉइंट नंबर 1, कि उनको किसी को कहा ही नहीं जो कंप्लेनेंट बने हैं, वो उनके लिए तो कोई वक्तव्य था ही नहीं। उनके लिए डेफेमेशन कैसे आई, उन्होंने इसको एक जेनेरिक बना लिया। दूसरी बात कि कर्नाटका में बोले गए वक्तव्य की जुरिस्डिक्शन गुजरात में क्या कन्वीनियंस के लिए बनाई गई, शायद ऐसा प्रत्यक्ष होता है। तीसरी बात कि आपने अगर कन्विक्शन करी भी है तो मैक्सिमम सेंटेंस देने की इतनी आवश्यकता नहीं थी, उसको आपने एक नॉर्मल क्रिमिनल की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें हैं कि अगर एविडेंस को भी आप पढ़ेंगे कि कितने फास्ट ट्रैक मोड पे अब 2023 तक जिस मुकदमे में 2022 तक जिसमें स्टे हाईकोर्ट से लगा हुआ था, आप लेकर के आए। मुझे मालूम नहीं कि उस प्री चार्ज एविडेंस में किस तरह से उसे क्रॉस किया गया नहीं किया, उसका एविडेंस कितना सामने आता है, क्योंकि कंप्लेंट केस और एक वारंट केस में फर्क होता है। ये शायद प्रोग्राम नहीं है कि मैं उसकी डिटेल में जाऊं, तो वो एविडेंस को देखने की आवश्यकता बनेगी।
कि क्या ग्राउंड्स बनते हैं अपील के। ठीक है, ओके। अश्विनी दुबे, क्या राहुल गांधी के सिर पर जेल जाने का खतरा अभी भी मंडरा रहा है या फिर और संकट के बादल और गहरे हो गए? देखिए, दो फर्क मानक जी, आपकी जो बात में मुझे समझ में आ रहा है, दो उसमें मूलतः डिफरेंसेस थे। एक तो कितनी सत्यता से, क्योंकि वो केजरीवाल जी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से कह रहे थे कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, इसलिए उन्होंने जो बातें कही और डेफेमेशन हुआ, और वो बहुत ही एक शॉर्ट पीरियड में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। पार्टी संगठन में कम नेता और एक संगठन, छोटा संगठन होने में उन्हें लगा कि अगर जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी और असम से लेकर के राजस्थान, गुजरात तक अगर डेफेमेशन के केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के लीडर्स उनके ऊपर लेंगे, तो वो गवर्नेंस कहां से करेंगे? एक पार्टी के मुख्यमंत्री बनकर के दिल्ली स्टेट को कैसे चलाएंगे? और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या उनके पास सिद्धांत रूप से वो प्रत्यक्ष डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे जिसके बेसिस पे उन्होंने एलिगेशंस लगाए? ये सत्यता मैं नहीं जानता, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जहां बात आई नीरव मोदी की, मेहुल चोकसी की, ललित मोदी की, तो ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और इनको भारत सरकार एक्स्ट्रेडिशन के माध्यम से हिंदुस्तान लेकर के आना चाहती है। और अगर इनको राहुल गांधी ने कोई वक्तव्य दिया, तो मेरी लीगल समझ से मैं ये समझता हूं कि ये डेफेमेशन का मामला नहीं बनता। बहरहाल डेफेमेशन में शिकायतकर्ता कोई और बने, वो अब नाउ इट इज आवर हिस्ट्री कि किस तरह से कन्विक्शन हुई। और लेकिन वो बयान था ना, ये मोदी वो मोदी ये मोदी, सारे चोर मोदी क्यों निकलते हैं, और ढूंढेंगे और निकलेंगे। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कुछ और ढूंढेंगे तो कुछ और निकल सकते हैं। दैट इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द इंटायर मोदी समाज। तो बहरहाल वो एक अलग चर्चा का विषय है कि कानूनी तौर पे किसको आप डेफेमेशन मानेंगे या नहीं मानेंगे। मूल रूप से अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी में यही फर्क है।